हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउंड मतलब ध्वनि। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं यहाँ से। तो टॉपिक को हम पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि तरंग या फिर वेव होती क्या है, वेव क्या होती है। तो वेव जो होती है एक प्रकार का क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टर्बेंस होता है, जो कि बिना अपना रूप बदले आगे की ओर बढ़ती है हमेशा वेव। ठीक है, जिस भी रूप में वो होती है उसी में वो क्या करती है, ट्रेवल करती है, आगे की ओर बढ़ती है। वेव जो होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है। जो तरंगे होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर नॉन मैकेनिकल वेव। हिंदी में बोला जाता है इनको यांत्रिक तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल वेव की बात करें तो ये किस तरीके की वेव्स होती है। देखिए, ये वो तरंगे होती है, वो वेव्स होती है जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना है तो इनको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, माध्यम की ज़रूरत होती है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है भूकंप की तरंगे। जो भूकंप वेव्स होती है, जो अर्थक्विक वेव्स होती है, वो हमारी जो अर्थ की लेयर से उसके माध्यम से क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो मीडियम क्या हो गया यहाँ पर, हमारी अर्थ की परत हो गई। तो भूकंपी तरंगे जो होती है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होती है मैकेनिकल वेव का। जो साउंड वेव होती है, ध्वनि होती है, ध्वनि भी क्या होती है, यांत्रिक तरंगे ही होती है, मैकेनिकल वेव्स ही होती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव जो होती है वो एक प्रकार की मैकेनिकल वेव ही है, जो कि हवा में, पानी में, या फिर कोई सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर क्या करती है, वो ट्रेवल करती है। ठीक है, तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। बिना मीडियम के साउंड वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। एग्जाम के अंदर तो सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो बहुत ही सिंपल है। वो वेव्स जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ट्रेवल करना है तो उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी टाइप के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये सीधे ट्रेवल कर लेती है। उस तरीके की वेव को क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है जैसे कि टेलीविज़न वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, सन रेज, माइक्रोवेव्स या फिर रेडियो वेव्स। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, हमने जो मैकेनिकल वेव्स की बात करी ये दो टाइप की होती हैं। जो यांत्रिक तरंगे होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है इनके अंदर। तो ये दोनों वेव्स क्या होती है इनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो ऐसा देखिए कि एक कोई मीडियम है, उसमें एक वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। क्लियर। अब जब वेव जो है उस मीडियम में से ट्रेवल करेगी तो जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो मूवमेंट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो मीडियम के पार्टिकल है, जो उसके कण हैं, वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल, मतलब समानांतर। तो उस तरीके की वेव को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। एक मीडियम के अंदर एक वेव जा रही है तो मीडियम के कण जो है, पार्टिकल जो है, वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इस तरीके की वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव जो है ये ऑब्वियस सी बात है, एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत होती ही है ट्रेवल करने के लिए। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको क्लियर है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्ध्य तरंगे के एग्जाम्पल देखें तो इसमें आती है साउंड वेव्स, प्रेशर वेव्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं कि साउंड वेव्स जो है, ध्वनि तरंगे जो हैं, ये किस तरीके की तरंगे हैं, किस तरीके की वेव हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंगे। सीधे सीधे एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम ट्रांसवर्स वेव की। देखिए, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है इसको समझते हैं। जब कोई वेव किसी मीडियम में अगर ट्रेवल कर रही है और अगर मीडियम के कण जो है, पार्टिकल जो है, वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर अगर मूवमेंट करते हैं, लंबवत अगर उनका मूवमेंट होता है, तो इस तरीके की वेव को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे या फिर ट्रांसवर्स वेव कहते हैं।
सिंपल है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हो गई लाइट वेव्स। तो ये हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है ये क्लियर कर लिया है। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमने बात करी थी, नॉन मैकेनिकल वेव की। इससे रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रकाश का वेग होता है, वेलोसिटी होती है लाइट की, उससे क्या करती है? ये ट्रेवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अवधारणा किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनको हम डिस्कस करते हैं। उनके खोजकर्ता, किसने उनका इन्वेंशन किया है और उनका यूज़ कहाँ होता है, इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो किरणें। रेडियो वेव्स की खोज किसने करी है? हेनरिक हर्ट्ज ने करी है। किसने करी है? हेनरिक हर्ट्ज ने। और इसका यूज़ कहाँ होता है? कम्युनिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है रेडियो वेव्स का। इसके बाद हम गामा वेव्स की बात करें तो पॉल विलार्ड ने इसकी खोज करी है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग होता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए इसका उपयोग होता है। मतलब हेल्थ सेक्टर में गामा किरणों का यूज़ होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें भी गामा वेव्स का उपयोग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स रेज की। एक्स वेव जो होती है इनकी खोज किसने करी है? रॉन्टजन ने करी है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? शरीर की जो हड्डियाँ होती है उनकी संरचना को देखने के लिए, मतलब हेल्थ सेक्टर में एक्सरेज का उपयोग किया जाता है। आपने भी कभी अगर अपने बॉडी का एक्सरे कराया होगा तो वहाँ पर जो तरंगें यूज़ होती है वो कौन सी हैं? एक्सरे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव्स की, पराबैंगनी तरंगों की। इसकी खोज किसने करी है? रिटर ने करी है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? जो अंतरिक्ष के अंदर जो आकाशीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, उनकी स्टडी करने में अल्ट्रा वायलेट वेव्स का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी अल्ट्रा वायलेट वेव्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विजिबल वेव की, दृश्य तरंगे। इसकी खोज किसने करी थी? न्यूटन ने करी थी। और किसी भी वस्तु को देखने के लिए विजिबल वेव्स जो है वो उपयोग में आती है। इंफ्रारेड वेव्स की बात करें, अवरक्त तरंगों की, तो इसकी खोज करी हर्शल ने। और ऊष्मा तरंगों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इंफ्रारेड वेव को। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इंफ्रारेड वेव का रिमोट कंट्रोल के अंदर इसका उपयोग होता है। एंड लास्ट में माइक्रोवेव तरंगों की बात करते हैं तो इसकी खोज करी थी किसने? जिसने रेडियो तरंगों की खोज करी है, हेनरिक हर्ट्ज ने। और इसका उपयोग होता है हीटिंग या फिर डेटा ट्रांसमिशन, इन जगह पर माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है। तो ये 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किनने इनकी खोज करी है और कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछते हैं, जितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उतना तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इसका जो उपयोग होता है इन तरंगों का कहाँ कहाँ पर होता है, और रियल लाइफ के अंदर जहाँ पर हम इसका उपयोग कर रहे हैं उनसे रिलेटेड एक सिचुएशन बनाकर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाता है। तो थोड़ा सा हमको प्रैक्टिकल भी सोचना है, ठीक है? सिर्फ डेटा को मत पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन बन जाता है, तो हमको वो भी चीज़ दिमाग में रख के चलना है। मैंने टेस्ट के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं आपको इस तरीके के, तो आप जब वो क्वेश्चन लगाओगे तो थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव की। भाई तरंगों के गुण क्या क्या होते हैं? तो 4 चीज़ें हैं बेसिकली, आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मतलब आयाम क्या होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है वेव की, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इनको क्या बोला जाता है। तो एक एक करके हम बहुत ही आसान शब्दों में इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। भैया आवृत्ति क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि एक वेव जो है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस तरीके से ये हमारी वेव जो है वो ट्रेवल करती है। तो बात करते हैं कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो भैया किसी भी वेव की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? प्रति सेकेंड वेव बनने की संख्या। सिंपल भाषा में नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड कितनी बन रही है वो उसकी क्या होगी? फ्रिक्वेंसी होगी। भाई 1 सेकेंड के अंदर अगर 5 अगर वेव बन रही है तो वो क्या हो जाएगी? उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। यही बोल रहे हैं, पर सेकेंड नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, यही उसकी फ्रिक्वेंसी है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी मीडियम है, अगर कोई वेव जो है वो मीडियम में से ट्रेवल करेगी तो क्या होगा? उस मीडियम के पार्टिकल जो कण है वो क्या करेंगे? कंपन करेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था मीडियम के पार्टिकल या तो पैरेलली मूवमेंट कर रहे थे या फिर परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहे थे वेव की डायरेक्शन के। तो मतलब मीडियम के कण जो है वो मूवमेंट कर रहे थे। तो फ्रिक्वेंसी को ऐसे समझिए कि किसी भी मीडियम में जो पार्टिकल है
वो अगर कंपन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो प्रति सेकेंड पर सेकेंड वो कितना कंपन कर रहा है वो हो जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें देखिए एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर ख़त्म हो गई, फिर वापस से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक है, तो दो वेव हमको यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, दो तरंग जो है वो बनती हुई हमको दिख रही है। अब बात करते हैं हम इसकी वेवलेंथ की, तरंग दैर्घ्य की। तो वेवलेंथ क्या होती है? देखिए, दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव वेव्स जो हैं, यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे, ये एक वेव और इसी से लगी हुई एक और वेव, दो लगातार तरंगों मतलब वेव्स के जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है? वेवलेंथ होती है। देखिए, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई और यहाँ पर हमारी पहली वेव खत्म हो गई, फिर दूसरी वेव स्टार्ट हुई और यहाँ पर खत्म हो गई। अब पहली वेव के करस्पॉन्डिंग पॉइंट से दूसरी वेव के करस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच में जो ये डिस्टेंस दिख रही है यही क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमको एक रिलेशन देखने को मिलता है। वो क्या है? लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? एक सेकेंड में बहुत सारी वेव का बनना, तो ऑब्वियस सी बात है दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, मतलब लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो इन्वर्स रिलेशन जो है ये हमारा प्रूफ भी होता है इसीलिए। तो इस तरीके से ध्यान रखना फ्रेंड्स, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। आगे बात करते हैं हम टाइम पीरियड की, आवर्त काल की। तो किसी भी वेव द्वारा एक वेवलेंथ की दूरी तय करने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? उस वेव का टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर? टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी होता है। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, कि भैया एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एक आवर्त काल में वेव का अधिकतम जो परिवर्तन देखने को मिलता है, मैक्सिमम चेंज जो देखने को मिलता है हमको, वो क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड होता है। जैसे कि यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुई, ठीक है, और यहाँ पर ये ख़त्म हो गई, तो इसमें मैक्सिमम जो हमको यहाँ पर चेंज देखने को मिला यही क्या होता है? इसका आयाम होता है। क्लियर हो गया आपको ये? तो ये चारों चीज़ें थी फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इनको समझा है। आगे बात करते हैं अब हम साउंड की। ध्वनि जो होती है ये एक प्रकार की क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंगें। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब साउंड की बात कर रहे हैं तो ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक्स बोलते हैं। और साउंड जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, जो कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस से होकर क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। साउंड जो होता है, ध्वनि जो होती है, ये वैक्यूम में गति नहीं करती है, इसको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ये एक प्रकार की क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। अभी हमने पढ़ा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस करी थी कि मीडियम के जो पार्टिकल है वो वेव के डायरेक्शन के पैरेलली मूवमेंट करते हैं। तो साउंड के साथ भी यही चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? ऑब्वियस सी बात है, वस्तुओं में जब कंपन होगा तब क्या उत्पन्न होती है? साउंड मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आगे देखिए, स्पीड ऑफ साउंड को लेकर अगर हम डिस्कस करें तो इसको बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी मीडियम में साउंड जो है वो एक सेकेंड में जितनी भी दूरी तय कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि का वेग कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति की बात करें, वो कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर हवा में जो साउंड की स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकेंड भी ली जाती है। 343 होती है 20 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन पर। और अगर आपको ये कंडीशन किसी न्यूमेरिकल में नहीं देखने को मिले तब साउंड की स्पीड जो है वो आप 332 मीटर पर सेकेंड लेकर ही चलना। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हवा में जो लाइट की स्पीड होती है, देखो आप डिफरेंस समझ पाओगे कि जो हवा में लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इतनी फास्ट होती है लाइट, इतनी फास्ट होती है। वहीं अगर साउंड की बात करें तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, प्रकाश की गति जो होगी, स्पीड होगी, वो साउंड की स्पीड से अधिक होगी। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। स्टेटमेंट दे देंगे आपको, ऐसा बोलेंगे कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है या कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो ये चीज़ें बेसिकली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब देखिए आगे फ्रेंड्स, फ्रिक्वेंसी के आधार पर वेव को 3 भागों में बांटा गया है। 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक की वेव,
20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की वेव और 20,000 हर्ट्ज से लेकर ऊपर की ओर जितनी भी चली जाए फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से फ्रिक्वेंसी के आधार पर वेव को 3 भागों में बांटा गया है। अब 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज की वेव जो होती है उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है अश्रव्य तरंगे। इसे हमारा कान जो होता है मनुष्यों का वो सुन ही नहीं सकता है, इस तरीके की वेव तरंगों को। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडिबल वेव की। इन्हें क्या बोला जाता है? श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और हमारा कान जो होता है वो इन्हें सुन सकता है। हम मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो वेव्स होती है उन्हीं को सुन सकते हैं सिर्फ। तो ये चीज़ एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव की बात करते हैं, जिन्हें पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। ये कौन सी होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो भी तरंगे होती है वो सारी की सारी अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं। और इनको कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ ये जो होते हैं ये आसानी से सुन पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपके गली मोहल्लों में अक्सर जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हुए नजर आते हैं आपको। तो वो इस तरीके की वेव्स को सुन रहे होते हैं, पर हमारे कानों तक तो नहीं पहुंच रही होती है, इसलिए वो बाहर की ओर हमको भौंकते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। बिल्ली, चमगादड़ ये भी अल्ट्रासोनिक वेव को सुन पाते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव के यूज़ जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं फ्रेंड्स? समुद्र की गहराई पता करने में, इन्फॉर्मेशन को भेजने में, वायुयान में इसका उपयोग होता है, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में इसका यूज़ होता है, दूध के अंदर के हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने में होता है। इसके अलावा गठिया रोग के उपचार में और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का। तो इसके एप्लीकेशन भी दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो किन किन कारणों से प्रभावित होता है। अभी हमने स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिस्कस भी किया था कि किसी भी मीडियम में साउंड जो है वो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, उसे उस माध्यम में हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ साउंड बोलते हैं, ध्वनि का वेग बोलते हैं। तो ध्वनि का जो वेग है, गति है, उसको प्रभावित करने वाले मोटे मोटे हमको 3 इंपॉर्टेंट कारक जो है वो समझ में आते हैं। तापमान, टेम्परेचर, डेंसिटी, घनत्व और इलास्टिसिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रत्यास्थता। ये 3 वो कारण होते हैं जिसके कारण साउंड की स्पीड जो होती है वो प्रभावित होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। ध्वनि की जो गति होती है, साउंड की जो स्पीड होती है, उसका निर्धारण करने में टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको ऐसे देखिए कि जैसे जैसे अगर हम किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साउंड की स्पीड जो है वो भी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो उस मीडियम के पार्टिकल एक कण हैं उनको क्या मिल जाएगी? हाई काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जिससे कि वो क्या करेंगे? तेज़ी से मूवमेंट करेंगे, कंपन करेंगे। और ये बढ़ा हुआ जो कंपन होता है ये साउंड वेव्स को क्या करता है? और तेज़ी से ट्रेवल करने की अनुमति दे देता है। इसीलिए टेम्परेचर जो है ये साउंड की स्पीड निर्धारण करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जो साउंड होता है वो ठंडी हवा की तुलना में गर्म हवा में तेज़ी से ट्रेवल करता है, क्योंकि गर्म हवा में हवा के जो पार्टिकल अणु हैं, मॉलिक्यूल है, वो अधिक तेज़ी से चलते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं? साउंड वेव्स को भी तेज़ी से यात्रा करने की अनुमति देते हैं। इसीलिए ठंडी हवा की तुलना में गर्म हवा में साउंड जो होता है वो तेज़ी से गति करता है। इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी भी साउंड की स्पीड को प्रभावित करती है। कैसे? पहले तो बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता है, तो फटाफट हम समझ लेते हैं। किसी सब्सटेंस पदार्थ के यूनिट वॉल्यूम में कितना मास जो है, मतलब द्रव्यमान जो है वो निहित है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। और साउंड की स्पीड को प्रभावित करने के लिए डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। सामान्य तौर पर हम इसको समझ सकते हैं कि मीडियम जो होता है वो जितना डेंस होगा, जितना ज़्यादा टाइट होगा, उसके जो पार्टिकल होंगे वो मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सघन माध्यम बोलेंगे, डेंस मीडियम बोलेंगे, बिल्कुल। तो वहाँ पर ध्वनि की जो गति होती है, साउंड की जो स्पीड होती है वो धीमी होती है। ऐसा क्यों होता है? वही मैंने अभी आपको बताया कि मीडियम के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और मूवमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? साउंड की स्पीड को क्या करते हैं? बाधित कर देते हैं, उसको तेज़ी से मूवमेंट नहीं करने देते हैं। इसीलिए डेंस मीडियम में साउंड की स्पीड कम होती है, और रेरर मीडियम ले लो, मतलब विरल माध्यम ले लो, या फिर मीडियम की डेंसिटी जहाँ पर कम होती है वहाँ पर साउंड की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर एक अपवाद हमको देखने को मिलता है, एक्सेप्शन केस आता है। किसका? पानी का। क्योंकि पानी की इलास्टिसिटी जो होती है, प्रत्यास्थता जो होती है, वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से पानी के अंदर
साउंड जो है हवा की तुलना में ज़्यादा तेज ट्रेवल करता है। तो ये अपवाद ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछते हैं। आपको सही कथन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। उसमें आपको दे देंगे कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है या फिर सही नहीं है। अब आपको दे दिया, ध्वनि की जो गति होती है, साउंड की जो स्पीड होती है, वो हवा की तुलना में पानी में ज़्यादा होती है। इस तरीके से स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हमने यहाँ पर एक टर्म यूज़ करी, इलास्टिसिटी। मैंने आपको बोला कि पानी का, वाटर का इलास्टिसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है, इसको हमको समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये किसी भी वस्तु की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उस वस्तु के शेप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। परंतु अगर हम बल हटा लेते हैं, हमारा फोर्स हटा लें हम, तो वस्तु जो होती है वो वापस से उसी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो उसे हम उस वस्तु की क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लो, जैसे कि रबर। रबर को हम खींचते हैं तो रबर लंबा हो जाता है, हम फोर्स लगा रहे हैं, और जैसे हम छोड़ते हैं तो वापस रबर क्या होता है, ओरिजिनल शेप में चला जाता है। तो ये रबर की क्या हो गई, इलास्टिसिटी हो गई, प्रत्यास्थता हो गई। समझ में आया आपको? अब समझ में आया आपको? किसी मीडियम की इलास्टिसिटी जो होती है जितनी अधिक होगी, भाई इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, तो साउंड जो है उसमें उतनी ही तेज़ी से क्या करेगा, गति करेगा, ट्रेवल करेगा। मीडियम की इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो ध्वनि जो है उसमें अच्छी तेज़ी से क्या होगी, प्रवाहित होगी। अब अगर हम फ्रेंड्स सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सॉलिड की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर लिक्विड की होती है, और सबसे कम इलास्टिसिटी होती है गैस की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, और सबसे कम होता है गैस के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? ध्वनि जो है वो तरल या फिर गैसों की तुलना में ठोस मतलब सॉलिड पदार्थों में तेज़ी से गति करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो हमको वो चीज़ नहीं करना है। ध्यान से समझोगे अच्छे से तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गैसों के अंदर अगर हम साउंड की स्पीड देखें तो फ्रेंड्स एक हमको रिलेशन यहाँ पर दिमाग में रखना है कि जो साउंड की स्पीड होगी, मान लेते हैं कि v है, वो उस मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, उससे क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड जो है गैसेस के अंदर उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है। इसीलिए गैसों के अंदर हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद हीलियम में होती है, फिर आती है एयर मतलब हवा में साउंड की स्पीड, और फिर ऑक्सीजन के अंदर। ये चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है। गैसों के अंदर साउंड की स्पीड हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा, फिर हीलियम में, फिर एयर में, और फिर ऑक्सीजन में। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने अभी अच्छे से क्लियर भी कर लिया है कि ध्वनि की गति जो होती है वो गैसों के अंदर उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती हैं। जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, ध्वनि की गति उतनी ही तेज होती है। अब बात करते हैं हम लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर जो ध्वनि की गति होती है वो सी वाटर और ह्यूमन टिश्यू में बराबर देखने को मिलती है, 1540 मीटर पर सेकेंड। वहीं फ्रेश वाटर के अंदर 1480 मीटर पर सेकेंड हमको ध्वनि की स्पीड देखने को मिलती है, साउंड की स्पीड। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। वहीं अगर हम सॉलिड में बात करें फ्रेंड्स, तो सॉलिड के अंदर बेरिलियम में सबसे ज़्यादा देखिए स्पीड हमको देखने को मिलती हैं। उसके बाद में एल्यूमिनियम और कॉपर में हमको सिमिलर देखने को मिलती हैं। दोनों में 6420 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड होती है। उसके बाद नंबर आता है स्टील का। तो ये सीक्वेंस है, इस चीज़ को हमको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है। बेरिलियम में सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम और कॉपर में, उसके बाद में स्टील में। सॉलिड के अंदर सबसे तेज़ी से गति करती है साउंड, ध्वनि, उसमें भी बेरिलियम में सबसे तेज 12890 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमने एक एलिमेंट डिस्कस किया, बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है? देखिए, बेरिलियम एक रासायनिक एलिमेंट है, एक रासायनिक तत्व है। ये प्रकृति में जो होता है ना, ये शुद्ध रूप से नहीं मिलता है। ये जो होता है ये क्या करता है, दूसरे जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ में पाया जाता है। इसके अंदर साउंड की स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब जो हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी, इन पे बेस्ड यहाँ पर स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक स्टेटमेंट उसमें से गलत बता देंगे, तो आपको बोलेंगे कि गलत कथन चुने। ठीक है, तो यहीं से ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जब साउंड जो होता है वो किसी मीडियम से गुजर रहा होता है तब उस पर किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो हमने बात करी टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर तो डिपेंड करता ही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मीडियम के जो कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, फैलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि उस साउंड को क्या करेंगे, अच्छे से पास होने देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ जाती है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ साउंड के। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो बढ़ता है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम प्रेशर की। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर। ये आप दिमाग में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। ध्वनि की चाल जो होती है वो दाब पर डिपेंड नहीं करती है जब तापमान जो है वो नियत हो। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा, तापमान पर निर्भर करती हैं, दाब पर निर्भर नहीं करती हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की, ध्वनि के लक्षण की। तो ध्वनि के अंदर, साउंड के अंदर हमको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, 3 लक्षण देखने को मिलते हैं। एक लाउडनेस, एक पिच और एक क्वालिटी। प्रबलता, तारत्व और गुणता, ये 3 हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। जल्दी से इनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाउडनेस की, प्रबलता की। तो लाउडनेस के कारण साउंड जो होता है वो तेज या फिर मंद सुनाई देता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, फॉन होती है। लाउडनेस का मापन जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लाउडनेस क्या हो गई, इसके कारण ध्वनि जो है वो तेज या फिर मंद सुनाई देती है। अब सेकंड बात करते हैं हम पिच की, तारत्व की बात करते हैं। तो पिच के कारण साउंड जो होता है, ध्वनि जो होती है वो मोटी या फिर पतली सुनाई देती है। अगर ध्वनि का पिच जो है वो ज़्यादा है तो पतली सुनाई देगी, ध्वनि का पिच अगर कम है तो हमको मोटी सुनाई देगी। क्लियर? पिच जो होता है ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तारत्व जो होता है ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगा, और पिच अगर ज़्यादा होता है तो साउंड हमको पतला सुनाई देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि महिलाओं की साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनका पिच भी ज़्यादा हो जाता है, और साउंड जो है उनका पतला सुनाई देता है, मतलब उनकी पतली साउंड हमको सुनाई देती है। आपने देखा होगा ना कि पुरुषों में साउंड जो होता है थोड़ा मोटा सुनाई देता है, महिलाओं के अंदर थोड़ा सा पतला साउंड होता है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि महिलाओं की साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उनका पिच बढ़ जाता है, और पिच ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, साउंड जो होता है वो पतला सुनाई देता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मतलब इसको समझ सकते हैं हम कि इसके कारण हम लाउडनेस और पिच वाली जो ध्वनि होती है, साउंड होती हैं, उसको दूसरी ध्वनि से हम अलग कर सकते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे साउंड के जो हमने डिस्कस करे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिच वाला, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि कोई ध्वनि है, उसकी आवृत्ति बढ़ाने पर वो ध्वनि पतली सुनाई देगी, मोटी सुनाई देगी, दोनों तरीके सुनाई देगी, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अब हम ध्वनि की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ध्वनि का तीव्र सुनाई देना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है, वो प्रति इकाई क्षेत्र में ध्वनि की शक्ति होती है। साउंड इंटेंसिटी इज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वॉट पर स्क्वायर मीटर। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इको की। आपने देखा होगा अक्सर आप पहाड़ों पे खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं तो आपको रिटर्न में एक साउंड सुनाई देता है, वो क्या होता है, इको होता है। तो उसको भी समझते हैं। जब किसी सोर्स से कोई ध्वनि, कोई साउंड आगे जाकर किसी वस्तु, दीवार ले लो, पहाड़ ले लो, उससे टकराकर वापस सोर्स तक आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। इको सुनने के लिए सोर्स और जो वस्तु होती है उसके बीच मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होना चाहिए, 17 मीटर के आसपास होना चाहिए। एग्जैक्टली देखें तो 16.6 मीटर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की, ध्वनि के व्यतिकरण की। ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जब एक समान फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की दो तरंग जो हैं, दो वेव्स जो हैं, वो एक समान दिशा में आगे बढ़ती हैं, तब उनके इम्पोजिशन मतलब अध्यारोपण से मीडियम के
कुछ बिंदु पर, कुछ पॉइंट पर साउंड की जो इंटेंसिटी है वो अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदु पर, कुछ पॉइंट पर साउंड की जो इंटेंसिटी है वो न्यूनतम या फिर शून्य पाई जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ठीक है, मुझे पता है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, इसको हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं। देखिए, ये एक वेव है, किसी पॉइंट पर एक वेव इस तरीके से जा रही है और एक वेव जो है वो इस तरीके से जा रही है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर सेंटर में जो कण होंगे, पार्टिकल होंगे, उस पर ऊपर वाली जो वेव है वो एक फोर्स लगाएगी। वैसे ही नीचे वाली जो वेव है वो क्या करेगी? उसकी तरफ, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर जो साउंड की इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से शून्य हो जाएगी। अब दूसरा केस देखते हैं। एक वेव जो है किसी समय पर इस तरीके से जा रही है और दूसरी वेव भी सेम जा रही है। तो इस सिचुएशन में जो यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा उसको पहली वाली वेव भी ऊपर खींचेगी और दूसरी वाली वेव भी ऊपर खींच रही है, क्योंकि हमने अभी बात करी कि दो समान आवृत्ति और आयाम मतलब एम्पलीट्यूड की दो तरंगे एक दिशा में आगे बढ़ रही हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, मतलब इम्पोजिशन हो रहा है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड केस में इस पार्टिकल पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट पर साउंड की इंटेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ बिंदु पर साउंड की इंटेंसिटी अधिक होना और कुछ बिंदु पर साउंड की इंटेंसिटी कम होना, इसी घटना को ही तो बोल रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जो पहली सिचुएशन है उसको बोला जाता है विनाशी व्यतिकरण, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरी वाली सिचुएशन को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर संपोषी व्यतिकरण। तो ये समझ में आ गया आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके बाद हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? जब कोई ध्वनि तरंगे जो होती है किसी अवरोध से टकराती हैं तो वो अपने मार्ग से क्या करती हैं? मुड़ जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसे क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं, ध्वनि का विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। आगे बात करते हैं, लास्ट एक बच रहा है पॉइंट हमारा, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सोर्स होता है और जो रिसीवर होता है, जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन मतलब अपेक्षित गति होती है, तब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बदलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर हमने बात करी रिलेटिव मोशन की, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि दो वस्तुएं गतिमान हैं और टाइम के सापेक्ष अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ऐसे समझो कि एक ट्रेन आ रही है और आप भी ट्रेन की तरफ दौड़ के जा रहे हो, तो ये क्या हो गई? एक रिलेटिव मोशन हो गया। टाइम के सापेक्ष ऑब्जर्वर की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है वो बदलती हुई प्रतीत होती है। जैसे जैसे आप पास जाओगे आपको तेज साउंड जो है वो सुनाई देगा। तो बस यही है डॉपलर इफेक्ट। श्रोता और स्रोत मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच अगर रिलेटिव मोशन है तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बदलती हुई प्रतीत होती है। जब कोई ध्वनि वाली वस्तु आपकी ओर बढ़ती है तब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होगी, फ्रीक्वेंसी, वो बढ़ जाती है, जिससे पिच भी अधिक हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जब वो वस्तु आपसे दूर चली जाती हैं तो ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और पिच भी कम हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पिच पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको डॉपलर इफेक्ट। एग्जाम में तो यही पूछ लेते हैं कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो किससे संबंधित है? साउंड से संबंधित हैं, और चार ऑप्शन आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो साउंड से रिलेट करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक तकनीक है सोनार तकनीक, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सोनार तकनीक क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जल मतलब पानी के अंदर सतह पर वस्तुओं का पता लगाया जाता है, और इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगे जो होती है उनका उपयोग किया जाता है। तो एक ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सोनार तकनीक। कौन सी वेव उसमें यूज़ की जाती हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ की जाती हैं, पराश्रव्य तरंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मैक नंबर की। मैक संख्या ये क्या होती है? मैक नंबर क्या होता है? किसी वस्तु की गति और आसपास के मीडियम में जो ध्वनि की गति होती है उनके रेशियो को ही क्या बोलते हैं? मैक नंबर बोलते हैं। किसी भी वस्तु की गति की तुलना जो है वो ध्वनि की गति से करने के लिए हम मैक संख्या का उपयोग करते हैं। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, m इक्वल टू यू अपॉन में c। u क्या हो गई? वो जो बॉडी है, कोई वस्तु है, उसकी स्पीड हो गई, और c क्या हो गई? ध्वनि की गति हो गई, स्पीड ऑफ साउंड हो गया इन द मीडियम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सबसोनिक स्पीड बोलेंगे, सबसोनिक गति बोलेंगे। m की वैल्यू अगर बराबर है 1 के तो उसे बोलेंगे ट्रांससोनिक गति। m की वैल्यू ज़्यादा है 1 से तो उसे बोलेंगे सुपरसोनिक स्पीड। और m की वैल्यू ज़्यादा है 5 से तो उसे बोलेंगे हाइपरसोनिक स्पीड। ठीक है, तो न्यूमेरिकल दे देंगे और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसको हमको दिमाग में रखना है। कान में ध्वनि का प्रभाव जो होता है फ्रेंड्स, वो 1/10 सेकंड तक हमको देखने को मिलता है। कब तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। अब जो हमने मैक नंबर पढ़ा था उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं देखिए। 20 डिग्री के सामान्य तापमान पर किसी वस्तु की गति जो है, कोई ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है 240 मीटर प्रति सेकंड से। फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए मैक नंबर जो है उसकी हमको गणना करनी है। ठीक है भैया, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है? 240 मीटर पर सेकंड है। अब 20 डिग्री के सामान्य तापमान पर साउंड की स्पीड कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड होती है। अप्रॉक्सीमेट यही होता है, तो हम 340 ले लेते हैं एक समझने के लिए। जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा हमारा। आपको भी यही करना है एग्जाम के अंदर, ज़्यादा हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, आंसर के पास तक पहुंचना है और फटाफट आंसर टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? m = u/c। अब देखिए यहाँ पर अपन u जो है ये स्पीड है ऑब्जेक्ट की 240, अपॉन में कितना हो जाएगा? 340। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0.7 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वस्तु की गति तब क्या होगी। तो यहाँ पर मैक नंबर कितना निकल कर आया? 1 से कम निकल कर आया। और 1 से कम में वस्तु की गति कैसी होती है? सबसोनिक होती है। तो वस्तु की गति जो है यहाँ पर कैसी है? सबसोनिक है। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैक नंबर निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अगर मैक संख्या की वैल्यू 1 से कम है सबसोनिक स्पीड होगी, मैक नंबर अगर 1 के बराबर है तो ट्रांससोनिक, मैक संख्या की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक और 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स आपको कि जो साउंड होती है वो दिन की अपेक्षा हमको रात में अधिक सुनाई देती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा किस लिए होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है, ध्वनि के अपवर्तन की वजह से होता है। अब देखिए इतना बोल के हम ख़त्म कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा अगर ये चीज़ प्रैक्टिकली समझ में आ जाए तो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं, इस सिचुएशन को हम अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, अपवर्तन की। तो लाइट वाले लेक्चर में हमको पढ़ने को मिलता है, प्रकाश वाले लेक्चर में रिफ्रैक्शन अपवर्तन क्या होता है। जब कोई तरंग जो होती है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है, रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जाती हैं, तो वो अपने पाथ से हट जाती हैं और जो नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, उसकी ओर झुक जाती हैं। ठीक है, यही पढ़ा हमने रिफ्रैक्शन के अंदर, अपवर्तन के अंदर। वैसे ही अगर कोई वेव या फिर लाइट ले लो, जब वो डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो अपने पाथ से हट जाती हैं और नॉर्मल से दूर हट जाती हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है। रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है तो जो नॉर्मल होता है उसकी तरफ झुक जाती हैं। वहीं डेंस से रेयरर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाती हैं। अब देखिए दो सिचुएशन है, दिन का समय और रात का समय। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि ध्वनि जो होती है वो दिन की अपेक्षा हमको रात में अधिक सुनाई देती है, ऐसा क्यों? तो वही चीज़ अब आपको समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिन का समय है और कोई यहाँ पर देखिए एक स्पीकर लगा हुआ है, एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो स्पीकर से यहाँ से साउंड निकल रहा होगा, ध्वनि निकल रही होगी। दिन का समय है तो हमारी अर्थ की सरफेस जो है वो गर्म हो गई, तो उसके आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो तेज़ी से मूवमेंट करेंगे, गति कर रहे होंगे। वहीं अगर हम अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वहाँ की एयर जो होगी वो उतनी गर्म नहीं होगी और एयर के पार्टिकल जो होंगे वो कम मूवमेंट करेंगे। तो सतह की अपेक्षा ऊपर की जो हवा होगी, एयर होगी, वो थोड़ा ज़्यादा डेंस होगी। उसी तरीके से और ऊपर जाएंगे तो एयर जो होगी वो थोड़ा और डेंस होती चली जाएगी, क्योंकि ऊपर की एयर जो होगी वो और कम गर्म होगी, थोड़ी ठंडी होगी। वो ठंडी होगी तो पार्टिकल कम मूवमेंट करेंगे, मतलब डेंस मीडियम। तो दिन के समय अर्थ की सरफेस के पास वाला एरिया जो होता है वो हो जाता है लो डेंस एरिया, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो डेंस एरिया बढ़ता जाता है हमारा। अब कोई यहाँ से देखिए फ्रेंड्स कि स्पीकर से ध्वनि निकली,
निकलने के बाद जैसे ही वो आगे गई तो हमको यहाँ पर वायुमंडल की अलग अलग परतें देखने को मिल रही है, अलग अलग लेयर्स देखने को मिल रही है। तो वेव जो होती है वो कैसे जाएगी, रेयरर मीडियम टू डेंस मीडियम की तरफ जाएगी। ऊपर की ओर कैसा है, डेंस मीडियम है। और जब भी रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब ऊपर की ओर चली जाएगी। फिर और आगे बढ़ेगी, फिर उसको और सघन माध्यम मिलेगा, डेंस मीडियम मिलेगा। फिर वो क्या करेगी, वापस से विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगी, रेयरर मीडियम टू डेंस मीडियम, तो नॉर्मल की तरफ फिर और झुक जाएगी। तो इस तरीके से जो साउंड होती है वो ऊपर की ओर निकल जाएगी। तो इस बच्चे को जो साउंड है वो सुनाई नहीं देगा। अब हम सेकंड केस लेते हैं, रात का केस ले लेते हैं। अब रात के केस में जो सनलाइट है वो अर्थ की सरफेस पे नहीं गिरती हैं, इसीलिए अर्थ की सरफेस के पास वाला जो एरिया होता है वो ठंडा होता है, और नेचुरल जो गर्म हवा होती है वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो ऊपर वाला मीडियम जो होता है वो कैसा हो जाता है, गर्म होता जाता है। तो अर्थ की सरफेस के पास वाला एरिया ज़्यादा डेंस होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे रेयरर मीडियम जो है हमको देखने को मिलता है। तो हवा की लेयर जो होती है वो इस तरीके से बिहेवियर करती है, अर्थ के पास वाली डेंस, उसके ऊपर कम डेंस, उसके ऊपर और कम, ऐसे करते हुए ऊपर लेयर हमको देखने को मिलती है। अब इस सोर्स से साउंड निकला, इस स्पीकर से साउंड निकला रात के समय में, तो वो आगे गया। आगे जाने के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, सिचुएशन बनी यहाँ पर रिफ्रैक्शन की। कैसी, कि साउंड जो है वो जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। नीचे है सघन माध्यम, ऊपर है विरल माध्यम। नीचे डेंस मीडियम, ऊपर है रेयरर मीडियम। तो डेंस टू रेयरर जब भी जाता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है, तो वो नीचे की ओर आएगा। नॉर्मल से दूर हटेगा तो नीचे की ओर आएगा साउंड। उसी तरीके से फिर आगे जाएगा, तब सघन से डेंस टू रेयरर मीडियम जा रहा है, फिर और झुकेगा। तो इस तरीके से झुकता जाता है और वो साउंड जो होता है वो नीचे की ओर आ जाता है। तो इस बच्चे को इजीली सुनाई दे जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ध्वनि जो होती है, साउंड जो होता है, वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा है। याद करने में तो हम स्टेटमेंट को भी याद कर सकते हैं, बट अगर आप इसको समझोगे लाइफ टाइम के लिए आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ध्वनि के अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के कारण साउंड जो होता है वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देता है। क्लियर, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था और 4 से 5 बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, आगे भी पूछते रहेंगे। पर अब हम क्वेश्चन जो है ये वाला कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी के लिए खुशखबरी कि हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। पर आपको क्या करना है, अच्छे से टॉपिक पढ़ने के बाद में इसका मॉक टेस्ट लगाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है। बार बार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो मैंने पढ़ाया आपको उनमें से तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जितना पढ़ाया है उसके एप्लीकेशन से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में दिए हैं। आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका लॉजिक जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा उससे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? निकल में होती है, इस्पात में होती है, लोहे में होती है, एल्यूमिनियम में होती है, किस में होती है? तो मैंने आपको बताया था सॉलिड की अगर अंदर हम बात करें तो बेरिलियम में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में एल्यूमिनियम और कॉपर में होती है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम को ऑप्शन में दिख रहा है, डी आंसर। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कथन से। ध्वनि जो होती है, साउंड जो होती है, वो निर्वात में मतलब वैक्यूम में संचारित हो सकती है। पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। साउंड जो होता है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, निर्वात में तो वो ट्रेवल ही नहीं कर सकता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ए आंसर। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको। 25 डिग्री सेल्सियस पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो जल के अंदर, वाटर के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो लगभग 1498 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तो यहाँ पर ए आंसर। चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो चमगादड़ जो होते हैं वो किस तरीके की तरंगों को सुन पाते हैं? पराश्रव्य तरंगों को सुन पाते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। डी आंसर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? कितना होता है? 332 या 343 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, सी आंसर। गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है? आपने देखा होगा आकाश के अंदर हमको गड़गड़ाहट की आवाज़ जो है वो प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में थोड़ी सी बाद में सुनाई देती है। पहले हमको आकाश के अंदर बिजली दिखाई देती है कि कुछ चमका है, उसके बाद हमको गरजने की आवाज़ दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती हैं साउंड की स्पीड की तुलना में, इसीलिए साउंड की स्पीड कम होने की वजह से हमको थोड़ा लेट सुनाई देता है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, इसी वजह से। ए आंसर। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती हैं, कितनी होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है इंफ्रासोनिक वेव की, अश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं, कितनी होती हैं? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं। सी आंसर। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या सुनी जा सकती है? नहीं सुनी जा सकती, कभी भी नहीं सुनी जा सकती, इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनको मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो यहाँ पर बी आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको मॉक टेस्ट के अंदर दे रखे हैं। पहली बार आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, बट वो फैक्ट वाली चीज़ें वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आपको सारी चीज़ जो है वो याद हो जाएगी। इस टॉपिक में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। जितना अच्छा आप मॉक टेस्ट में करोगे, साउंड से क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए अच्छे से, 100% आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी और आपको सिलेक्शन जो है वो 100% मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।